हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आवेश के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12 का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं हम, और पिछली वीडियो लेक्चर में हमने आवेश को समझाया था। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लगातार हमसे जुड़िए और हर एक दिन एक नई टॉपिक के साथ आप हमसे जुड़िए और लाभान्वित होइए। क्योंकि सिलेबस अगर हम अभी से स्टार्ट कर दिए हैं और अगर हम साथ ही साथ इसको लेके चलेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, तो इन सबको कवर करने में टाइम लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ेंगे और खुद को और मुझे दोनों को इससे एक लाभ होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं आज के टॉपिक पे। कल हमने बात किया था आवेश के बारे में। अगर आवेश को आपने नहीं समझा है तो रिक्वेस्ट है कि आप पहले आवेश को समझिए। अगर आवेश को समझ पाएंगे तो आज की जो टॉपिक है आवेश के प्रकार, आप उसे समझ पाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके आवेश नाम से एक वीडियो लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं और उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आवेश का प्रकार क्या होता है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। आपने कल मतलब पिछली वीडियोस में, हाँ कल ही हमने पढ़ाया था उसे। तो आवेश क्या होती है, मैंने उसको बताया था कि यह किसी भी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण यह वस्तु छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, और जिसके कारण वह जिस कारण से यह गुण उसमें आती है उसे हम वैद्युत कहते हैं। छोटा सा ओवरव्यू था। तो अब हम अगर एक बात ये करें, आप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, सुनिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने ड्राई हेयर में अगर एक वॉल्यूम ले और वॉल्यूम को क्या करें, रगड़े, तो क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वह बाल को अपनी ओर खींचने लगता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। अगर हम एक गुब्बारे को ले और गुब्बारे को हम अपने बालों से रगड़े, जब हम गुब्बारे को अपने बाल से रगड़ते हैं तो होता क्या है, गुब्बारा जो होता है वह बाल को अपनी ओर खींचता है। इसी प्रकार से हम एक और गुब्बारा ले लें और उस गुब्बारे को भी बाल से रगड़े तो वह भी बाल को अपनी ओर खींचता है। इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, जिन दोनों गुब्बारों को हमने बाल से रगड़ा है, जब हम उन दोनों गुब्बारों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सुनिएगा बड़े ध्यान से बात। एक वो केस था जब हमने गुब्बारे को बाल से रगड़ा तो क्या हुआ, गुब्बारा बाल को अपनी ओर खींच रहा था, हमारे बाल को, हेयर को खींच रहा था। और जब दोनों गुब्बारों को एक दूसरे के समीप लाया गया तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर ढकेलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने कल बताया था कि रगड़े जाने के कारण या घर्षण के कारण वस्तुओं में आवेशित होने का गुण आता है। तो इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि आवेश को हम दो तरह समझ सकते हैं, मतलब ये दो प्रकार की हो सकती है। तो चलिए आज उसी पे हम डिस्कस करते हैं। वैसे आवेश को अगर हमें समझना है तो और भी बहुत एक, देखिए अगर यूनिवर्स में बहुत स्टैंडर्ड वे में बहुत डिटेल्स में नहीं ले जाना है आपको, बस नॉर्मल जानते रहिए कि अगर हम बात करें इस यूनिवर्स में तो दो फंडामेंटल चीज है। एक फंडामेंटल चीज होती है मास, द्रव्यमान, और दूसरी फंडामेंटल चीज क्या होती है, फ्री एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं, कह सकते हैं कि लाइट हो। ठीक है, मास क्या करता है, मास सब चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, कोलैप्स करने की, एक ब्लैक होल की तरह होती है जो सबको अपने अंदर समा लेना चाहती है। लेकिन अगर हम एक लाइट की बात करते हैं तो लाइट क्या होती है, लाइट जो होती है वो सिर्फ चलते जाए, जितनी अवेलेबल स्पेस मिले
जितना भी उसे जगह मिलेगी वो सिर्फ चलता जाएगा। आप कहीं भी लाइट देखिए, लाइट को जो जो स्पेस मिलेगा वो सब जगह फैल जाएगा, वो रुकना नहीं चाहेगा। तो मास चीजों को कोलैप्स करता है, अट्रैक्ट करता है, खींच लेना चाहता है। लेकिन लाइट जो होती है वह हर एक अवेलेबल स्पेस में फैलते जाना चाहता है, फैलते जाना चाहता है, वो विस्तार करना जानता है, वो फैलते चलते रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है। तो आज का हम जो टॉपिक लेके आपके लिए मौजूद हुए हैं वो है हमारा टॉपिक आवेश के प्रकार। चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए हम पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं कि क्या होता है। देखिए अगर हम कांच की एक छड़ लें, किसकी छड़ लेते हैं? कांच का छड़, कांच का छड़ लिया हमने। कांच की छड़ को क्या किया? रेशम की कपड़े से, मैं यहां लिख दे रहा हूं, रेशम का कपड़ा। ध्यान सुनिए, कांच की छड़ कुछ इस तरह से होगा। मैंने मान लिया कि ये कांच का छड़ है, ठीक है, और ये रेशम का कपड़ा है। जब हम कांच की छड़ को, एक मिनट, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये अब यहां से कर लेते हैं। मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है, ये कांच का छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। क्या? ये जो कांच का छड़ होता है ये आवेशित हो जाता है। लेकिन अभी हम ये कुछ नहीं कह रहे किस प्रकार का आवेशित होता है, ध्यान सुनिएगा। जब हम बात करते हैं तो कांच के छड़ को जब हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कांच का जो छड़ होता है, कांच का छड़ आवेशित हो जाता है, ठीक है। और हम एक दूसरी तरह की बात करते हैं। हमने यहां पे बोला कि एक आबनूस का छड़ है, यह एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। तो मैंने बोला आबनूस, आबनूस का छड़, आबनूस की छड़ को हमने किसके साथ रगड़ने की कोशिश किया? आबनूस की छड़ को हमने बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल। तो अब हम इसको भी थोड़ा सा बना देते हैं कि ये मैंने मान लिया कि ये आबनूस का छड़ है, ये आबनूस का छड़ हो गया, ये बोनाइट्स का रॉड है, और इसको हमने मान लिया ये कैडफर है, बिल्ली का खाल। तो मैंने मान लिया कि ये कैडफर है, कुछ इस तरह से मैंने मान लिया ये कैडफर है, ठीक है। दोनों चीजों को आप ध्यान सुनिए। हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा तो कांच की छड़ पर एक विशेष प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। उसी तरह से अगर हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ पर भी एक विशेष प्रकार की आवेश उपस्थित होती है, ठीक है। सुनिए, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में होता है उदासीन। उदासीन का तात्पर्य होता है कि जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। सेम थिंग्स यहाँ पे भी होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे उतने ही प्रोटॉन यहाँ होंगे। सेम थिंग यहाँ पे होगी, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे उतने ही प्रोटॉन यहाँ होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे उतने ही प्रोटॉन यहाँ होंगे। हम एक नॉर्मल डेटा ले रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे डेटा ले रहे हैं और आप समझ जाएंगे होता क्या है। हमने कहा कि ये जो कांच का छड़ है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल 10 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 10 ही होगी। मैंने डेटा सामान्य डेटा माना है, ये डेटा सही नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं इससे। और सेम चीज मैं यहाँ मान लूँ, यहाँ पे भी मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 10 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, दोनों संख्याएं आपस में बराबर है, ये न्यूट्रल है, ये उदासीन है। देखिए अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो होता क्या है, कांच के छड़ के जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान सुनिएगा, रिपीट कर रहा हूं कि जब भी
हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ की एक प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति क्या होती है कि कांच के छड़ के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन अपने ही नाभिक के साथ छिड़बंध से बंधे होते हैं। मतलब नाभिक और बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं, नाभिक धनावेशित होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव या नाभिक पॉजिटिव होती है। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए वो भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले ही लेते हैं। अगर हम नॉर्मल एक एटम की बात करते हैं, तो एटम का जो सेंटर होता है, एटम के सेंटर में हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मैंने मान लिया प्रोटॉन्स ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसके चारों तरफ जो एक आपका सर्कुलर ऑर्बिट होता है, वृत्तीय कक्षा होता है, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक मजेदार बात क्या है, देखिए ये जो ऑर्बिट्स में, ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंडेड, यहाँ न्यूक्लियर फोर्स वर्क करता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, तो इनमें अट्रैक्शन होती है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता जाता है, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे इनके बीच जो बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, वो कम होने लगता है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, इनमें आकर्षण बल कार्य करता है, तो ये कम कम बल लगने लगता है। तो ये जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बड़े आसानी से अपनी कक्षा को छोड़ के फ्री हो जाते हैं। इसी को हमें समझाना था कि जब हम कांच की छड़ को रेशम की कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कांच के छड़ के जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से अपनी ऑर्बिट को छोड़ के फ्री हो जाता है। अच्छा, अगर मैंने मान लिया कि जब हमने रेशम की कपड़े से कांच के छड़ को हमने रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, तो हमने पहले बोला डेटा एकदम क्लियर नहीं है, फिर भी समझिए आप। मैंने कहा चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं एक और एडजस्ट कर लेते 10, ये 10 हो गया। हमने कहा ये यहां से चला गया, मैंने मान लिया कुछ 4 इलेक्ट्रॉन यहां से, क्योंकि इसका नेचर है ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज बाउंडेड होते हैं, इसलिए छोड़ देता है। तो यहाँ पे अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 पहले से था और 4 और बढ़ गया, अब कितना हो गया, 14। प्रोटॉनों की संख्या अभी भी कितनी है, 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब 10 में से 4 चला गया, 6। प्रोटॉन कितने हैं अभी, 10। आप समझ सकते हैं कि प्रोटॉन्स की संख्या में कोई चेंज दोनों में नहीं आया है, लेकिन किसमें चेंज आया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दोनों में चेंज आया है। यहां इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, कम, और यहां इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ज्यादा। अगर आप यहां ओवरऑल देखोगे तो यहां पे 10 प्रोटॉन और यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, प्रोटॉन्स की। इलेक्ट्रॉन की कम है और प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारा है कांच का छड़ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर से एक बार रिपीट करते पूरी बात को। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कांच के छड़ की प्रवृत्ति होती है कि यह अपने ही इलेक्ट्रॉन को, जो इसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे बड़े आसानी से छोड़ देता है। तो मैंने मान लिया कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, रेशम का कपड़ा उसे अट्रैक्ट खींच लिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 6। प्रोटॉन की संख्या कितनी बची, 10। और यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या अब क्या हो गया, 10 पहले था, 4 बढ़ गया 14, और यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 10। प्रोटॉनों की संख्या में कोई कमी नहीं है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 10 है, संख्या किसकी ज्यादा है, प्रोटॉन्स की, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज।
और जितना ये पॉजिटिव होगा, ये भी क्लियर है कि जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या कम है, तो प्रोटॉनों की संख्या कम होने से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव। चलिए सेकंड टर्म पे आगे बढ़ते हैं। आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल की कहानी पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं, सेम टर्म देखिएगा, जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं, यहां का लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है। यहां का लॉजिक क्या होता है कि इसमें जो इसका न्यूक्लियस होता है और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो रिलीज नहीं करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहता है। तो सुनिए, अगर मैं ऐसे चलूं, चलिए थोड़ा सा डेटा चेंज कर लेते हैं। मैं अगर मान लूं यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और प्रोटॉन संख्या भी 15 होगा क्योंकि स्टार्ट में न्यूट्रन होगा, तो यहाँ भी मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉनों संख्या 15 है और प्रोटॉन संख्या भी क्या है, 15 है। अब सुनिएगा, इसका नेचर अलग था, इसका नेचर अलग है। एबोनाइट के रॉड का नेचर क्या होता है, ये ना छोड़ना नहीं जानता है, ले लेना जानता है। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही आप इन दोनों को रगड़ोगे तो ये ना खींच लेगा। मैंने मान लिया ये कुछ 5 इलेक्ट्रॉन को इसमें खींच लिया। पहले 15 था, सुनिएगा ध्यान से, इसके पास पहले 15 इलेक्ट्रॉन था और अभी 1 2 3 4 5 और बढ़ गया, 5 और। अब इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई, 20। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 15। यहां पे गौर करिए, इलेक्ट्रॉन 5 चला गया, इलेक्ट्रॉन जो 15 था उसमें से 5 चला गया, इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 15 ही। अब आप ही बताइए, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 20, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 15। जिसकी संख्या ज्यादा, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा, वैसा ही ये नेचर देगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये जो हमारा रॉड है वो रॉड क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जितनी मात्रा में ये नेगेटिव होगा उतनी मात्रा में पॉजिटिव होगा। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, प्रोटॉन कितने हैं, 15। संख्या किसकी ज्यादा है, प्रोटॉन की। संख्या किसकी कम है, इलेक्ट्रॉन की। जिसकी संख्या ज्यादा वैसा नेचर देगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जिस अमाउंट में, जिस मात्रा में ये रॉड होता है नेगेटिव चार्ज, उसी मात्रा में ये बिल्ली का जो खाल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जिस मात्रा में कांच का छड़ होता है पॉजिटिव चार्ज, उसी मात्रा में रेशम का कपड़ा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज होती है वो कंजर्व होती है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, आवेश का भी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होता है। चलिए इस पूरे की पूरी आवेश के प्रकार को हम समराइज कर लेते हैं। क्या होता है सुनिए, कि जब हमने समझा कि आवेश अब 2 प्रकार के होते हैं। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर आए हुए आवेश को हम धनावेश कहते हैं, तथा जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ पे आए हुए आवेश अथवा उत्पन्न हुए आवेश को हम ऋणावेशित कहते हैं। ठीक है, और एक और सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि किसी भी पदार्थ का आवेशित होना क्यों होता है। नोट कीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अब तक यही है कि किसी भी पदार्थ का आवेशित होना इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण है। सिर्फ और सिर्फ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो कौन प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया यहां, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहां से इलेक्ट्रॉन चल के चला आया यहां, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज।
तो एक चीज और है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे समझ सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। जिस पदार्थ पर सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां होती है नेगेटिव चार्ज, और जिस पदार्थ पे सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। इसका तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन की कमी सदैव धनावेश को प्रदर्शित करता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता सदैव ऋणावेश को प्रदर्शित करता है। इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन is represented ever negative charge and deficiency of electron is represented ever positive charge। चलिए, ये तो हुई हम चार्ज के बारे में। एक बात और गौर करिएगा, अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर हम सेम इसी टाइप का एक और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़े, मतलब ये अगर एक छड़ है, ये ग्लास का है, ये ग्लास का छड़ है और ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और एक और हम ले लें ग्लास का ही छड़ और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो, तो जब हम इन दोनों को पास लाते हैं, जब हम इन दोनों को पास लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम एक काम करें, अगर हम यहाँ पे ये जो है ये हम ले लें ग्लास का जो कि क्या होता है पॉजिटिव, और एक ये एबोनाइट का ले लें, इसको एबोनाइट, एबोनाइट या आबनूस जो क्या होता है नेगेटिव, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ध्यान सुनिएगा, जब हम कांच की छड़ जो धनावेशित है, दो समान प्रकार के आवेशित छड़ को, दोनों ग्लास का है, जब हम इन दोनों एक दूसरे के पास लेते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम एक ग्लास का जो आवेशित हो, धनावेशित हो, और एबोनाइट का जो कि ऋणावेशित है, जब दोनों के एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो एक और बात क्लियर हुई कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच एंड अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज और अनलाइक ऑफ चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समान प्रकार के आवेश होंगे, एक जैसे होंगे तो रिपल्सन होगा, दूर ढकेलेगा। अगर डिफरेंट टाइप का होगा मतलब विजातीय होंगे, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, अदर अनलाइक चार्जेस हो, असमान आवेशित हो, आवेश हो, तो एक दूसरे क्या करेंगे, पास लाएंगे। सेम टाइप रिपेल करेगा और अपोजिट टाइप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था कि आवेश के प्रकार। हम कैसे कह पाएंगे कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इन सारे मुद्दों पे हमने आज बात किया। जैसे कि हमने कहा था कि अब आपके लिए ईच एंड एवरी डे, हर एक दिन एक नए टॉपिक के साथ हम आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो हम अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं और आप हमारा सपोर्ट करिए और ख़ुद भी इन वीडियो लेक्चर से जुड़ के लाभान्वित होइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम यहाँ पे फिजिक्स और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जल्द ही आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।